बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। शो डैट द फॉलोइंग इंटीग्रल इज़ अ कंडीशनली कन्वर्जेंट। आपको ये एक इंटीग्रल दिया हुआ है cos x ओवर log x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी है। आपने प्रूफ करना है, चेक करना है कि ये शो करना है कि कंडीशनली कन्वर्ज करता है। मैंने लिखा एज वी नो डैट एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज़ कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ़ इट एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट बट विदाउट एब्सोल्यूट इट इज़ कन्वर्जेंट। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन हो गई कंडीशनली कन्वर्जेंट की। एक इनफाइनाइट इंटीग्रल को आप कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं अगर वो इंटीग्रल एब्सोल्युटली डिवर्ज करे बट विदाउट एब्सोल्यूट वो कन्वर्ज करे। अब एब्सोल्युटली डिवर्ज कब करता है? व्हेन द इंटीग्रल एब्सोल्युटली डिवर्ज। एब्सोल्युटली डिवर्ज कब करेगा? जब आप यहाँ पर फंक्शन के ऊपर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट लें तो देन इट कन्वर्जेस। अगर ये इस तरह है तो हम कहते हैं इंटीग्रल आपका एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गया। तो हमने कंडीशनली कन्वर्ज दिखाना है, तो कंडीशनली कन्वर्ज दिखाने के लिए एब्सोल्युटली हम इसको दिखाएंगे कि डिवर्ज करता है और विदाउट एब्सोल्यूट ये कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो आगे लिखा सो फर्स्टली वी चेक वेदर विदाउट एब्सोल्यूट इट कन्वर्जेस और नॉट। अब पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये एब्सोल्यूट के बगैर कन्वर्ज कर रहा है कि डिवर्ज कर रहा है। अब ये कैसे होगा चेक? फॉर दिस वी यूज डिरिचलेट टेस्ट। अब ये चेक करने के लिए कि विदाउट एब्सोल्यूट ये कन्वर्ज करता है डिवर्ज करता है, यानी कि ओरिजिनल जो आपका इंटीग्रल है ऐसे कैसे ही इसे उठा लें यहाँ से, इसको टेस्ट करने के लिए कन्वर्ज करता है कि डिवर्ज करता है। मैं एक टेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डैट इज़ डिरिचलेट टेस्ट। अब डिरिचलेट टेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी आप किसी टेस्ट का बीच में इस्तेमाल करें आप उसकी स्टेटमेंट ज़रूर लिखें। ठीक है, ये एक अच्छा इंप्रेशन होगा पेपर सेटर के लिए, आपके लिए, पेपर चेकर के लिए। तो फॉर दिस वी यूज़ डिरिचलेट टेस्ट डैट कैन बी स्टेटेड एज। अब डिरिचलेट टेस्ट हम इस्तेमाल करने लगे हैं और डिरिचलेट टेस्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? विदाउट एब्सोल्यूट इसको चेक करना है कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है। अब डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है? डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट ये है, डिरिचलेट टेस्ट असल में लगता कब है? डिरिचलेट टेस्ट आपका लगता है प्रोडक्ट, जब भी आपके पास दो फंक्शन हो ना इंटीग्रल के अंदर तब लगता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर ये cos x है, नीचे log x है, तो हम लिख सकते हैं cos x इंटू 1 ओवर log x। ठीक है ना। अब इनमें से एक फंक्शन हम रखेंगे फाई और एक को रखेंगे एफ ऑफ एक्स। अब उनमें से फाई अगर जो रखा है तो फाई के लिए ये कंडीशन मैंने रखी हैं। फाई को बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए एंड उसकी जो लिमिट है वो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे। दूसरा, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स रखा है उसके ऊपर सिर्फ एक कंडीशन है कि उसका इंटीग्रल लें ए से एक्स तक, वो बाउंडेड होना चाहिए, जबकि आपका एक्स जो है वो ऊपर लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर ये जो फंक्शन जो इंटीग्रल बनेगा फाई इंटू एफ प्रोडक्ट वाला, ये कन्वर्ज करेगा। तो डिरिचलेट टेस्ट का भी इस्तेमाल करना है जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए, पहली बात तो ये। ठीक है, और उसके बाद ये है कि ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट है और ये इन तमाम कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। अब देखते हैं यहाँ पर फाई किसे रखना है और एफ किसे रखना है हमने। ले जी, मैंने मान लिया कि फाई ऑफ एक्स जो है 1 ओवर log x के बराबर है और फंक्शन जो है मेरा एफ ऑफ एक्स cos x के बराबर है। पहली कंडीशन आप देख लें कि फाई ऑफ एक्स जीरो को अप्रोच करेगा जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। भाई एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, log इन्फिनिटी बनेगा, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा, फंक्शन जीरो को अप्रोच कर गया। फंक्शन का डेरिवेटिव जो है निकाला मैंने, वो क्यों निकाला? क्योंकि मैंने चेक करना है कि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है। मोनोटोनिक में दो चीज़ें होती हैं, या तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग कब होगा? जब फंक्शन का पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। डिक्रीजिंग कब होगा? जब वो लेस देन जीरो आएगा। तो बातें दो ही हो सकती हैं यहाँ पर, या तो ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं ना, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो या ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव जो है एक्स यहाँ 2 से इन्फिनिटी कुछ भी रख लें, ठीक है, तो log x log इसके दरम्यान कुछ भी रखें, जो मर्जी फर्ज करें उसका आंसर आता है। स्केल होने की वजह से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल आपका 2 से इन्फिनिटी है यहाँ पर क्वेश्चन में, बाहर माइनस का निशान है, आंसर डेरिवेटिव आ गया लेस देन जीरो। सो एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आल्सो अगली बात ये कि फाई ऑफ एक्स यहाँ पर बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन को आप बाउंडेड तब कहेंगे अगर फंक्शन का जो आंसर है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा या बराबर आ जाए। ऐसे ही है ना, और m क्या है आपका? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, m बिलोंग टू r एंड m इज ग्रेटर देन जीरो। आप चेक करें 2 से इन्फिनिटी, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आप log ऑफ x में यहाँ से कुछ भी नंबर रख के पुट कर लें 2 से इन्फिनिटी पर, आपके फंक्शन का आंसर 4 से हमेशा छोटा आएगा। आपको पता है कि इस वक्त log x का जो सबसे बड़ा आंसर आएगा ना, वो जब आप 2 के करीब करीब होंगे तभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चाहे ना लिखें लेस देन 4,
अपनी तसल्ली के लिए, मैंने आपकी तसल्ली के लिए लिखा है कि ये फंक्शन का आंसर लेस दैन 4 है, लिहाजा ये 4 से बाउंडेड है। आपकी पहली कंडीशन डिजिटल टेस्ट की पूरी हो गई है। फाई के मतलब 3 कंडीशनें थी। फाई खुद बाउंडेड होना चाहिए, फाई की लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, फाई जो है वो मोनोटोनिक होना चाहिए। अब आगे मैंने रखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर कोज एक्स के बराबर। तो कोज एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, इंटरवल लेना है 2 से कैपिटल एक्स तक। अपर लिमिट वेरिएबल, लोअर लिमिट आपकी जो क्वेश्चन जहाँ से शुरू हो रहा है। कोज एक्स की जगह इंटीग्रेशन की साइन एक्स आ गया, अपर लिमिट पुट की साइन एक्स माइनस साइन 2 आ गया। यहाँ पर एब्सोलूट की प्रॉपर्टी लगाई, आप जानते हैं ए माइनस बी का एब्सोलूट हो या ए प्लस बी का एब्सोलूट हो, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए एब्सोलूट प्लस बी एब्सोलूट। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दिस विल बिकम साइन एक्स का एब्सोलूट प्लस साइन 2 का एब्सोलूट। साइन फंक्शन बाउंडेड है, इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी 1 से छोटा, ये साइन 2 ये भी 1 से छोटा ही है, ठीक है। तो 1 + 1 2, मैक्सिमम इसका आंसर 2 या 2 से छोटा होगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल भी क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। आगे मैंने लिखा सो बाय कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट आर सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट आर सेटिस्फाइड, लिहाजा ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कर गया है, ठीक है। लेकिन हमने इसे दिखाना है कि ये कंडीशनली कन्वर्ज करता है। अब कंडीशनली कन्वर्ज कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट वी विल शो डैट इट डज नॉट कन्वर्जेज एब्सोल्युटली। अब अगर तो सिर्फ ये कहता है ना ये कन्वर्ज करता है, फिर क्वेश्चन खत्म हो गया था। लेकिन उसने कहा आपने प्रूव करना है कंडीशनली कन्वर्ज करता है। अब कंडीशनली कन्वर्ज दिखाने के लिए आप ये दिखाओगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता। लो जी, अब ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज दिखाने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने उस इंटीग्रल के ऊपर ले लिया, फंक्शन के ऊपर एब्सोल्यूट ले लिया। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगा हूँ, आपने ये पढ़ी होगी। आप जानते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास इंटीग्रल है ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, जबकि आपका जो सी है वो इन दोनों नंबरों के दरमियान है, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक नंबर के लिए है। आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पर C1 C2 C3 ये 3 नंबर भी हैं इनके दरमियान, तो आप इस प्रॉपर्टी को तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। पहले ए से लेकर C1 तक चलेगा एफ़, फिर C1 से लेकर C2 तक आप लिखेंगे, फिर आप लिखोगे C2 से C3 तक, फिर आप लिखेंगे C3 से आखिरी नंबर कौन है, बी वाला, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। लो जी, अब इसी रिज़ल्ट को मैंने इस्तेमाल करना है। मेरे पास नंबर हैं 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मैंने 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसे नंबर लेके आने हैं जो इनके दरमियान हो, ठीक है। और वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि वो यहाँ पर इंटीग्रल के लिए इंटीग्रल से कोई मतलब हेल्प भी मिले उनसे, ठीक है। तो वो नंबर देखें यहाँ पर मैं जो उनसे इन्वॉल्व कर रहा हूँ वो कौन से हैं असल में। लें जी, मैंने सबसे पहले नंबर स्टार्ट किया, नीचे 2 है, ऊपर लिखा 3π/2। अब 3π/2 बड़ा होता है ये 2, ये मैंने लिख दिया। 3π/2 अप्रॉक्सीमेटली 4.71 होता है, कैलकुलेटर आप को पास मौजूद है, तो इसका मतलब पहले 3π/2 तक चले गया, फिर आगे 3π/2 से लेकर 5π/2 तक आ गया, फिर 5π/2 से 7π/2 तक आ गया, नीचे 2n - 1π/2, ऊपर 2n + 1π/2। हाँ, अब अगली बात सुने, एक तो मैंने ये नंबर लिए हैं सारे π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ठीक होगी बात, ये π/2 के ऑड मल्टीपल लिए हैं। दूसरी बात, एब्सोल्यूट सिर्फ यहाँ से ख़त्म होकर कोज एक्स के ऊपर आ गया, लॉग एक्स के ऊपर नहीं आया, सही है। उसकी वजह सुने, अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लॉग एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट असल में लगाते कब हैं, अगर आप इस इंटरवल के दरमियान कोई भी वैल्यू उठाएं, चेक करके देखें 2 से लेकर 3π/2 तक लॉग होता ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। लॉग के आंसर, लॉग एक्स के आंसर आपको पता है कब नेगेटिव होते हैं, लॉग एक्स के आंसर होते हैं, लॉग एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे, ये आएगा ऐसे चलेगा, ठीक है। तो log 1 जो होता है ना, log 1, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 हो तो फिर log आता है 0, यानी 0 से लेकर 1 के दरमियान ना इन तमाम पोर्शन में log होता है नेगेटिव। लेकिन आपका x स्टार्ट हो रहा है 2 से, इसका मतलब यहाँ पर अगर x = 2 है ना, तो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है log x का। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो अब यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा ना जनाब मोहतरम, तो इसका मतलब नीचे वाला लॉग कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। मुख्तसर सी बात है, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप 2 से लेकर 3π/2 तक यानी 2 से लेकर 4.71 के दरमियान कोई भी नंबर नीचे पुट करके देख लें, लॉग आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। कोज के आंसर नेगेटिव आएंगे, कोज एक्स का आंसर 3π/2 पर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, 5π/2 पर इसी तरह। अब वो कैसे भला, चेक करें हाँ ज़रा। अब आपने बात को ज़रा गौर से समझना है। 2 से लेकर 3π/2 मैंने जब इंटीग्रल लिखा, मैंने कोज एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट लगा दिया, लॉग एक्स के ऊपर हटा दिया। लॉग एक्स का तो पता चल गया, 3π/2 के ऊपर एब्सोल्यूट लगाने की वजह क्या है, चेक करो ज़रा।
आप मुझे बताएं कि 3π/2 का एंगल बनता कहाँ पर है। 3π/2 था 270, ये 3π/2 है, इससे पीछे है इधर थर्ड क्वाड्रेंट, इससे पीछे है फोर्थ क्वाड्रेंट, आगे है फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही है। मैं आपको कहता हूँ 3π/2 से बिल्कुल इसकी लेफ्ट लिमिट पर आएँ तो यहाँ पर बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस होता है नेगेटिव। अगर आप 3/2 से थोड़ा सा आगे आते हैं तो आंसर कितना बनता है, तो चौथा क्वाड्रेंट शुरू होता है, चौथे क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। यानी ये वो नंबर ऐसा है जिसके लेफ्ट और राइट पर जो है कोस का आंसर नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों ही है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ा हुआ है, एक्स के एब्सोल्यूट को किस तरह डिफाइन करते हैं, आप एक्स के एब्सोल्यूट को कहते हैं कि एक्स का एब्सोल्यूट नेगेटिव एक्स आएगा जब एक्स आपका नेगेटिव होगा, और इसका आंसर पॉजिटिव एक्स आएगा अगर आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऐसी है। तो इन दी सिमिलर हेयर कोस एक्स का आंसर जो है वो होगा माइनस कोस एक्स के बराबर अगर आपका एक्स 3π/2 से पीछे होगा, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में होगा, तो कोस आपका नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर और इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव अगर आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/2 हो, ग्रेटर देन हो 3π/2 पर, ठीक है ना। ठीक हो गई बात ये। तो ये वजह है असल में यहाँ पर इनके ऊपर कोस एक्स के ऊपर ये लगाने की, ठीक है। इसी तरह ही भाई ये जब आपका अगला आएगा ना 5π/2, 5π/2 आएगा पॉजिटिव वाइब के ऊपर, यहाँ पर 3π/2 है, यहाँ पर 5π/2 है ऊपर पॉजिटिव वाई के ऊपर। पॉजिटिव वाई के ऊपर भी बिल्कुल वही बिहेवियर है जो नीचे 3π/2 पर है। 5π/2 से पीछे आओगे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। 5π/2 से थोड़ा सा आगे जाओगे आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव है। यानी इन लिमिट्स के इर्द गिर्द आपका कॉस देता है नेगेटिव पॉजिटिव आंसर। तो अब उस नेगेटिव पॉजिटिव को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ पर, नीचे इसका आंसर रहना ही पॉजिटिव है, सही है। तो ये वजह है भाई, ये सब के ऊपर आपने क्या किया, कॉस एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट लगा दिया। अगला काम करें, मैं इन तमाम वैल्यूज़ को समीशन के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म, इस हिस्से को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये सारा जो है इसमें लोअर लिमिट π/2 है, π/2 होता है 1.57 अप्रोक्सीमेटली, तो लिहाजा π/2 छोटा है 2 से, तो इसको लोअर लिमिट में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर π/2 से स्टार्ट करके 2 तक ले गया, फिर आगे यही सारी चीज़ें दोबारा लिख दी, एंड में ये वाला जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया वो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। अब अगली बात ज़रा गौर से सुनिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारा हिस्सा बनता है इस सब को मैंने लिख दिया इन टर्म ऑफ समीशन। r = 1 से इन्फिनिटी, ये आखिरी जर्नल टर्म है इसकी 2n-1, उसको 2r - 1 π/2 लिख दिया, ऊपर लिख दिया 2r + 1 π/2, और ये चीज़ ऐसे की ऐसी आ गई, ठीक है। आप इसको ओपन करके देखने, पहली टर्म बनती है, r की जगह 1 पुट करें, ये आ जाएगा 2 - 1 π/2 दैट इज़ π/2, ऊपर पुट करो r की जगह, अब आप r की जगह 2 पुट करोगे, ठीक है। तो अगला देखो 3π/2 बनता है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास ये बनती जाएंगी। अब इस सारे को मैंने यहाँ पर कह दिया 1, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा हिस्सा है ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं, ऐसे इंटीग्रल को कहते हैं जिसकी वैल्यू जो है, एक तो लिमिट्स उसकी फाइनाइट होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उसमें उस लिमिट के ऊपर ये जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है आपकी, ये इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर आपका फंक्शन कहीं पर भी अनबाउंडेड ना हो या इन्फिनिट आंसर ना देता हो। तो π/2 से लेकर 2 तक ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर कहीं पर भी आपका फंक्शन जो है ना cos x ना log x अनडिफाइंड नहीं है, लिहाजा ये तो प्रॉपर है, ये तो कन्वर्ज करता ही करता है। अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि ये कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया हुआ है, चीज़ों को बोलना नहीं है आपने, हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। बगैर एब्सोल्यूट के वो कन्वर्ज हो चुका है, अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस देखना है कि ये करता है कि नहीं करता, और हमने दिखाना है कि नहीं करता ये कन्वर्ज। अब ये कब नहीं कन्वर्ज करेगा, जब हम दिखाएंगे ये डिवर्ज करता है, ठीक है। और डिवर्जेंस दिखाने के लिए अब मुख्तसर सी बात है कि ये जो सीरीज़ रह गई है ना, बस इसको चेक करना और मैंने ये दिखाना है कि ये डिवर्ज करती है, ये दिस इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़। अब इसको करना कैसे है वो ज़रा देखते हैं। ले जी, अब ये सीरीज़ है ना मेरे पास, इस सीरीज़ के आगे ये सारा इंटीग्रल लिखा हुआ है 2r + 1 π/2 2r - 1 π/2 cos x log x, ये जो सारा इंटीग्रल है ना, ये वाला इंटीग्रल, अब इसको छोड़ दिया, इसको नहीं हमने करना, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये इसकी खैर है। ये जो सारा इंटीग्रल है मैंने लिखा है एज दिस इंटीग्रल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गई अपर लिमिट इसकी 2r + 1 π/2, उसके ऊपर लगा दिया log, मैंने नीचे वाला log ये आ गया, बाहर उठा के ले गया, और ये इंटीग्रल लगा कर अंदर लिख दिया cos x को, और लिमिट ये रह गई। अब आप कहेंगे ये कोई अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, ऐसे ही log उठा के बाहर आ गया, ऊपर लिमिट लगा दी, ये तो रटा लगाने वाली बात है। नहीं रटा नहीं लगाना, ये वैसे मैंने आपको बताया है, इसका मैं अभी कंसेप्ट आपको बताता हूँ। लेकिन वो जो कंसेप्ट है ना वो रफ वर्क में है, और वो आप चाहे पेपर में ना लिखें बीच में तो मतलब एक टेक्निक बताइए आपको असल में ये डायरेक्ट लिखने की,
वो लिखेंगे तो फिर टाइम काफ़ी ले जाएगा। कैसे लिखा मैंने, इस इंटीग्रल के अंदर हम इस सीरीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस इंटीग्रल के अंदर जो नीचे से log x है उसको हमने बाहर उठा लिया, उसके ऊपर अपर लिमिट लगा दी 2r+1 π/2, ठीक है। और बाकी जो चीज़ बचेगी, बाकी जो ऊपर cos x बचता है उसकी इंटीग्रेशन कर ली। अब ये बना क्या है असल में, जेन्युइन क्या तरीकाकार है, वजह क्या है, कैसे बना है वो ज़रा देखते हैं। ये बना है असल में ऐसे, ये चेक करना ज़रा गौर से। ये है, मैंने क्या दिखाना है, क्या बना कर दिखाना है आपको, उसको ज़रा ज़हन नशीन रखें। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं ना, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। मैंने ये दिखाना है कि अपर लिमिट पर मैंने log को बाहर ले गया और उसमें log के आगे अपर लिमिट पुट कर दी, अंदर सिर्फ रह गया cos x, बाकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे की ऐसे आ गई। ये लेस देन इक्वल है इसके सारा, इस इंटीग्रल के जो सीरीज़ के आगे है। ये बना कैसे चेक करें। हमारा x यहाँ पर, हमारी जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की जो रेंज है, हमारी इंटीग्रेशन की रेंज ये है 2r-1 π/2 से लेकर 2r+1 π/2 क्लोज इंटरवल, ऐसे ही है। r आपका क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, 1 2 3 अप टू 7 चलता जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 2r+1 π/2 इस इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू है और x इसके दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है, x इसके दरमियान है। तो मुझे बताओ जो इसके दरमियान x है, और ये तमाम नंबरों के ऊपर आपका log कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और log की प्रॉपर्टी है कि वो इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता जाता है, ऐसे ही है ना। जब जब आप यहाँ पर इंटरवल की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फिर बड़े नंबर पर log का जवाब बड़ा और छोटे पर log का जवाब छोटा, क्योंकि x इस नंबर से छोटा है। आपका x जो है भाई इन दोनों के दरमियान है, क्लोज इंटरवल है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा फिर दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लिया तो जो चीज़ बड़ी है वो छोटी हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी, ऐसी है। अच्छा अब अगली बात देखो, दोनों तरफ cos x के एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई करवाया तो एब्सोल्यूट होता ही पॉजिटिव है, लिहाजा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब अगली बात सुनो, आगे मैंने ये क्या किया है, मैंने जनाब मोहतरम अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लिया, इधर भी और इधर भी। इधर इंटीग्रल लिया, नीचे है log 2r+1 π/2, log 2r+1 π/2, ये x नहीं है इसमें, ये 2r है, तो ये एक नंबर है, ये बाहर निकाल दिया। इधर cos x का एब्सोल्यूट आ गया। इधर इंटीग्रल लिया, ऊपर भी x नीचे भी x, इनमें से कुछ बाहर नहीं आएगा, ये आ गया cos x ओवर log x dx, और ये इंटीग्रेशन आ गई। यहाँ तक समझ आ गई है, इसे हम स्टार कह देते हैं। आगे देखें। अच्छा आगे अब यहाँ पर मुझे बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी डेफिनेट इंटीग्रल का होल एब्सोल्यूट लें तो वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ f एब्सोल्यूट। ये पढ़ी है ना प्रॉपर्टी, ये इंटीग्रल बाहर आ गया, ये आ गया f का एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत ये इंटीग्रल का लिया मैंने एब्सोल्यूट, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट, ठीक होगी बात, ये हो गया। अच्छा अब मैं ये वाली चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। अब मैंने दोनों तरफ ये log ऑफ 2r+1 π/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि जो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया हुआ है ये चीज़, इससे मैंने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करवाया। जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा इस दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया इधर होल एब्सोल्यूट वाला कोज, और इधर जिसके अंदर एब्सोल्यूट है, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसे डबल स्टार कहते हैं। ख़त्म होगी बात। कंबाइनिंग स्टार एंड डबल स्टार, स्टार को डबल स्टार को कंबाइन कर लें, कैसे भला। ये सारी चीज़, ये जो है ये सारा इससे छोटा है, यानी कि इससे, और ये वाली सारी चीज़ जो है इससे सारी चीज़ से छोटी है, ठीक है। ये देखो आपके पास क्या है, गौर से देखें, स्टार और डबल स्टार में ये एक साइड ये है हमारे पास पहली, दूसरी साइड ये है, और यही दूसरी साइड इधर कॉमन लिखी हुई है, और ये तीसरी साइड है, ठीक है। 1 2 3 को कंबाइन करें, दरमियान वाला हिस्सा छोड़ दें, पहला और तीसरा ही आ जाएगा, ऐसे ही है। ये मेरे पास पहला और तीसरा आ गया, क्लियर होगी बात। ये अब इस पहले और तीसरे पार्ट में तो यही पहला और तीसरा पार्ट मैंने आगे लिखा हुआ है, जो आपको मैंने डायरेक्ट दिखाया है। तो ये वो हिस्सा था जो मैं डायरेक्ट आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप उसको याद रख सकते हो कि यहाँ से वैसे करेंगे ना, देखें कितना लेंथी हो गया। नीचे वाला log समझो बाहर आ गया, ऊपर इसके ऊपर मैंने लिमिट लगा दी है, और क्या किया, एब्सोल्यूट लेकर ये cos x का अंदर सिर्फ cos x रह गया और एब्सोल्यूट बाहर निकाल दिया। लो जी, अब इस हिस्से को सोल्व कर रहा हूँ मैं, इधर वाले को सारे को, ठीक है। इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व होगा, ये सारी चीज़ वैसे की वैसे नीचे आ गई, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन, अपर लिमिट पुट कर दी 2r+1 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी 2r-1 π/2। अच्छा अब ये जो साइन है 2r+1 π/2 है, साइन 2r-1 π/2 है, इसका आंसर आएगा या तो -1 या +1,
ठीक है। टू या तो -2 आएगा या +2 आएगा, कैसे भला? आर की जगह मैं कहता हूँ आप पुट करो 1, आर नेचुरल नंबर है, आर की जगह 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 1 पुट करो ना तो ये sin3π/2 हो जाएगा, पहला हिस्सा बन जाएगा sin3π/2 माइनस, यहाँ पर आर की जगह 1 पुट करोगे ये बनेगा sin π/2। अच्छा sin3π/2 कितना होता है? -1, और sin π/2 1 होता है, ये आंसर कितना आया? -2 इस मरतबा। अब मैं कहता हूँ आर की जगह 2 पुट करो, आर की जगह 2 पुट करोगे ये बनेगा sin5π/2, और यहाँ पर आर की जगह 2 पुट करोगे तो ये बनेगा sin3π/2। sin5π/2 होता है 1, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, sin450 निकाल के देख लें, और sin270 -1 होता है, आंसर कितना आ गया? +2। तो इसके सभी के आंसर या तो -1 है या -2 है या +2 है, तो फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × -1 की पावर r, और r क्या है? आपका एक रियल नेचुरल नंबर है। r1 पुट करोगे आंसर -2 आ जाएगा, r2 पुट करोगे आंसर क्या आएगा? r1 पुट करोगे आंसर -2 और r2 पुट करोगे आंसर +2, तो इन सब के आंसर क्या हो जाएंगे? या -2 या +2, तो उसको ऐसे लिख लिया हमने, ठीक होगी। अब ऊपर है एब्सोल्यूट लगा हुआ, ये देखें ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट लगाने की वजह से -1 की पावर r का जो एब्सोल्यूट है, -1 की पावर r का एब्सोल्यूट प्लस -1 के बराबर है, और इसका -1 की पावर r जो है इसका आंसर है -1 + 1, एब्सोल्यूट लगाए होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? +1। तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ 2 रह जाएगा, ये रहेगा 2 और नीचे सब वैसे के वैसे आ गया। टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, अब ये समीशन दोनों तरफ ले लिया। अब ये समीशन कहाँ से आया भला? ये जो जहाँ से हम चले नहीं थे, ये आपकी जो थी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इसके बाहर क्या था? समीशन था, क्योंकि मैंने बताया था ये तो इम्प्रॉपर है, ये तो प्रॉपर है, इसको तो मसला कोई नहीं, ये सीरीज चेक करनी है, इसके ऊपर समीशन ले लिया मैंने। जब इसके ऊपर समीशन लूँगा इधर भी, ये इसके ऊपर इधर समीशन लिया, ये चीज़ है इससे ग्रेटर देन इक्वल, लिहाजा दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दिया, ये इससे ग्रेटर देन इक्वल आ गया। अब ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये जो बनी है, दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर की सीरीज़ है। इसका क्या चक्कर है? पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं। 1 कौन है? ये है 1, मतलब इसका आंसर जो है वो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू इससे, इसकी जगह उठा के इसको पुट करने लगा हूँ, यहाँ पर आएगा, इधर आएगा ग्रेटर देन इक्वल का साइन, आगे ये सारा प्रॉपर इंटीग्रल आएगा, और इसके इस तरफ कौन है? इसके इस तरफ ये चल रहा है सारा, ठीक है। तो ये सारा आ गया आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था विद एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल आ गया, साइन नया, ये चीज़ आ गई आगे। वैसे अब मैंने लिखा है एज x = 2 से इन्फिनिटी 1/log x। भाई ये सीरीज़ इस तरह की है ना, log x टाइप की, नीचे log ही है ना, तो x कुछ भी रियल नंबर आपका नंबर हो सकता है। ये जो होती है ना सीरीज़ इन जनरल log x, ये आप जानते हैं डाइवर्जेंट सीरीज़ है, एंड दी इंटीग्रल, ये डाइवर्जेंट है तो लिहाजा फिर ये सारी सीरीज़ डाइवर्जेंट हो गई आपकी, ठीक है। तो सीधा नहीं तो लिख दें कि दिस इज़ द डाइवर्जेंट सीरीज़, लेकिन ये लिखना ज़्यादा बेहतर, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ये डाइवर्जेंट है तो लिहाजा ये तो एंड द इंटीग्रल, जबकि ये वाला जो इंटीग्रल है ये तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ ये प्रॉपर है, इसका कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आएगा। ये डेफिनेट है लेकिन ये डाइवर्जन कर रही है, डाइवर्जेंट है तो लिहाजा फाइनल सारा आंसर क्या होगा? डाइवर्जेंट। सो द गिवन इंटीग्रल विद एब्सोल्यूट ये डाइवर्जेंट है, हैंस दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस कंडीशनली, ठीक है। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।